डियर स्टूडेंट्स, डियर एट सेकेंड ईयर वाले, अब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है गणित की प्रकृति को समझना, गणित का सीखना तथा सिखाना। यूनिट फर्स्ट है गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति तथा गणित को सीखना व सिखाना। ये अपनी यूनिट फर्स्ट है। सबसे पहले गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति के बारे में बात करते हैं हम। तो गणित की प्रकृति क्या होती है? गणित की प्रकृति के बारे में बात करें तो गणित की प्रकृति में सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है कथन। कथन क्या होता है? हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सभी वाक्य हैं। जब तक कि किसी वाक्य की सत्यता एवं असत्यता की जांच नहीं की जा सके तब तक वह एक कथन नहीं होता। यानी सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आपकी आंखों का रंग क्या है? सेकंड लिख रहा हूं, कृपया मेरे लिए चाय लाइए। अब हम इन दोनों वाक्यों के बारे में बात करें। सबसे पहले आपकी आंखों का रंग क्या है? तो ये क्या है? आपका प्रश्न है। क्या है? प्रश्न, न कि कथन। क्या है ये? प्रश्न है, न कि कथन। फिर नेक्स्ट अपना, कृपया मेरे लिए चाय लाइए। यह एक आदेश है, आदेश है, न कि कथन। जैसे कि अब मैं बात करता हूं कथन कब होगा। जैसे आपकी आंखों का रंग भूरा है। आपकी आंखों का रंग भूरा है। तो यह कैसा है? यह एक कथन है, क्योंकि ना तो इसमें कोई आज्ञा दी जा रही है, ना ही कोई प्रश्न किया जा रहा है, ना ही किसी को कुछ समझाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? एक कथन हो गया। तो कथन कब होता है? जब तक कि उसकी सत्यता और असत्यता की जांच नहीं की जा सके तब तक वो एक कथन नहीं होता। अगर किसी वाक्य की सत्यता और असत्यता की जांच की जा सकती है तो वो क्या कहलाता है? एक कथन कहलाता है। अब बात करते हैं हम आगे कि कथन के प्रकार, यानी कितने प्रकार का कथन हो सकता है। कथन के प्रकार, कथन के प्रकार। तो कथन के प्रकार से हमारा क्या तात्पर्य है? कथन के प्रकार, तो कथन के प्रकार से हमारा क्या तात्पर्य है कि कथन तीन प्रकार के हो सकते हैं। कथन के कितने प्रकार हो सकते हैं? तीन। पहला सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा है अपना संदिग्ध। तीसरा कौन सा है? संदिग्ध। सत्य, असत्य और संदिग्ध। तो सत्य, असत्य और संदिग्ध से हमारा क्या तात्पर्य है कि वह वाक्य जिसकी सत्यता और असत्यता की जांच की जा सकती है वो तो क्या कहलाता है? कथन। या तो यानी कोई भी वाक्य कथन कब कहलाएगा? या तो वो सत्य हो या असत्य हो या संदिग्ध हो। ठीक है। सबसे पहली बात आती है सत्य की।
सत्य के लिए जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, 2 + 2 = 4। ये आपका 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 और 2 यदि 4 होते हैं तो इसका हम क्या करें, इसमें तो यानी ये क्या आपका सत्य वाक्य है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? एक कथन हो जाएगा। और कैसा कथन हो जाएगा? सत्य कथन होगा। अब मैं आपसे कहूं 2 + 3 = 6, तो ये क्या है? आपका कथन तो है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतया असत्य है। क्यों है ये कथन? क्योंकि ये पूर्णतया असत्य है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक कथन होगा। और ये कैसा होगा? पूर्णतया असत्य होगा। अब आती है बात संदिग्ध की। संदिग्ध कब हो सकता है? तो संदिग्ध के लिए हम क्या करें, जैसे आज या कल की बात करते हैं। कल सोमवार है। कल सोमवार है। तो कल सोमवार है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि यहां पर हम इस जो है, यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम संडे की बात, संडे को इस कथन को, इस वाक्य को बोल रहे हैं, तो ये कथन कैसा होगा? सत्य होगा। लेकिन यदि हम ट्यूसडे को यानी मंगलवार को हम यदि इस वाक्य को बोल रहे हैं, तो ये कथन सत्य नहीं होगा। यानी ये क्या है आपकी, इसकी परिस्थितियां कैसी है? संदिग्ध है। क्योंकि ये पता नहीं है हमें कि ये वाक्य किस दिन बोला गया है। तो जब तक इसकी वास्तविकता नहीं पता है, तब तक ये कैसा होगा? आपका संदिग्ध कथन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? संदिग्ध। यानी इसकी सत्यता और असत्यता की जांच नहीं की जा सकती। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कथन के प्रकार, सत्य, असत्य और संदिग्ध। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, निगमनिक तर्क। नेक्स्ट टॉपिक आता है निगमनिक तर्क। निगमनिक तर्क। निगमनिक तर्क से हमारा क्या तात्पर्य है? निगमनिक तर्क यानी हम दो वाक्यों के आधार पर, दो कथनों के आधार पर उनका विश्लेषण करके कोई निगमन देंगे और उनके उसका जो तर्क होगा वह दो उन वाक्यों के आधार पर ही दिया गया होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, सभी इंसान नश्वर हैं। सभी इंसान नश्वर हैं और राहुल एक इंसान है। राहुल एक इंसान है। अब इसकी बात करें हम कि सभी इंसान नश्वर हैं या राहुल एक इंसान है, तो ये आपके दो वाक्य हो गए। अब इन दोनों वाक्यों का विश्लेषण किया और इनके विश्लेषण से हमने एक निगमन निकाला। वो निगमन क्या निकाला कि राहुल नश्वर है। राहुल नश्वर है, अर्थात राहुल नश्वर है, यानी इसका मतलब इन दोनों वाक्यों का विश्लेषण करके जो हमने तर्क दिया, कौन सा वाला कि राहुल नश्वर है, तो वो तर्क इन वाक्यों के आधार पर दिया गया, इन दोनों वाक्यों के आधार पर दिया गया। तो ये क्या होता है, किसी भी वाक्यों का विश्लेषण करके उसका निगमन करके उसके रूप में एक तर्क का प्रयोग करना। तो ये जो हमने तर्क जो प्रयोग किया है वो इन दोनों वाक्यों का विश्लेषण करके ही किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आज मैंने एक कुत्ता देखा। आज मैंने एक कुत्ता देखा जिसकी एक पूंछ है। कल मैंने एक दूसरा कुत्ता
देखा, दूसरा कुत्ता देखा जिसकी भी एक पूंछ है। अब इन दोनों कंडीशंस को देखो। आज मैंने एक कुत्ता देखा जिसकी एक पूंछ है, कल मैंने एक दूसरा कुत्ता देखा जिसकी भी एक पूंछ है। अब इन दोनों वाक्यों का विश्लेषण करके हम एक निगमनात्मक तर्क पर पहुंचते हैं। क्या, कौन सा तर्क है वो? कि सभी कुत्तों की पूंछ होती है। सभी कुत्तों की पूंछ होती है। यानी इसका मतलब हमने इन दोनों वाक्यों का विश्लेषण किया और एक निगमनात्मक तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कि सभी कुत्तों की पूंछ होती है। तो यानी हमने जब ये दोनों वाक्यों का जब विश्लेषण किया तो विश्लेषण करने के बाद जो हम जिस तर्क पर पहुंचे वो तर्क क्या हो गया? इन दोनों का निर्माण करके दिया गया तर्क। तो इस प्रकार हम क्या इसे हम एक विशेष टॉपिक से संबोधित करते हैं, वो क्या है? निगमनिक तर्क। तो निगमनिक तर्क में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ चुका होगा सभी बच्चों के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गणित की परिभाषाएं। गणित की परिभाषाएं। गणित की परिभाषाएं। तो गणित की परिभाषाओं में हमारे बहुत सारे दार्शनिक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार गणित की कुछ परिभाषाएं दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित की परिभाषाएं। हर बार आपके रीट में और आपके सेकेंड ग्रेड में हमेशा इससे एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। इतनी परिभाषाएं इनको ध्यान से पढ़ना और इनके वैज्ञानिक जो हैं उनके नाम अवश्य याद रखना। वो नाम याद रखोगे तो एक प्रश्न आपका हमेशा सही होगा। सबसे पहली परिभाषा आती है बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा है गणित के लिए? कि गणित एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है। तो बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और नहीं यह जानते कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है अथवा असत्य है। तो उन्होंने ये परिभाषा अपने अनुसार दी और इस परिभाषा के अनुसार वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जितनी भी परिभाषाएं देते हैं, जितने भी हम जिनके बारे में, जैसे हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, तो संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो संख्या आपकी कोई विशेष रूप से कोई केवल एक संकेत ही तो है।
संख्या क्या है, विशेष रूप से संकेती है। हम इसका कोई मूर्त रूप में कुछ इसके बारे में जानते ही नहीं है कि ये होती क्या है। हमने तो केवल इसका सांकेतिक उद्गम ही पढ़ा है और सांकेतिक उद्गम से ही हम इसका विचार करते हैं। तो हम जो जिन बातों में कह रहे हैं, जो परिभाषा हम दे रहे हैं, अब जिन परिभाषाओं को हम प्रूफ कर सके उनको तो हम सत्य कहते हैं, लेकिन बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बोल तो देते हैं लेकिन उनकी सत्यता और असत्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। तो बस बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार यही है कि आप जो है आप इस परिभाषा को याद रखें और उनका नाम जरूर याद रखें कि ये परिभाषा यानी ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। नेक्स्ट आता है अपना लॉक। नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन से आते हैं अपने, लॉक। लॉक के अनुसार हम क्या कहेंगे, गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में, बच्चों के मन या मस्तिष्क में, बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बहुत ही अच्छा कथन कहा है दार्शनिक लॉक ने कि गणित में जब हम कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे हल होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा या कौन सी थ्योरम इसमें लगेगी, कौन सी प्रमेय लगेगी, कौन सा सूत्र लगेगा। इन चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग में ये सभी चीजें क्या होती है, तर्क करने की क्षमता को विकसित करती हैं। यानी हम किसी भी चीज में जब हम बात करेंगे तो ये सब चीजें हमारी तर्क करने की क्षमता को विकास करती हैं। यानी गणित जो है लॉक के अनुसार गणित एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। यानी वो तर्क करते हैं गणित के ऊपर, लेकिन उसके तार्किक क्षमता का विकास वो सभी वस्तुओं के लिए होता है। फिर वो अन्य चीजें अपने वातावरण में देखते हैं तो उनमें भी तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो वो तर्क वितर्क करने कब लगेंगे, जब उनको पहले कोई ऐसी चीज दी जाए जिसमें उनमें तर्क करने की क्षमता का विकास हो। तो ये आपका एक रास्ता है गणित, जिससे किसी भी बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट दार्शनिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट दार्शनिक है अपने बेल। बेल ने अपनी अलग परिभाषा दी है। ये सभी दार्शनिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो इसलिए हम सभी दार्शनिकों को उनकी परिभाषा के अनुसार पहचाना जा सकता है। बेल के अनुसार हमारा क्या तात्पर्य है कि बेल ने कहा है गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित को विज्ञान का नौकर क्यों माना जाता है? क्योंकि विज्ञान में हम किसी भी चीज का अगर यूज करते हैं तो उसमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। और जब भी किसी भी चीज, जैसे हम कोई भी अपनी संस्था बोलते हैं तो हमें कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कर्मचारी एक तरीके से उस संस्थान के क्या हो गए, नौकर हो गए। तो हमें विज्ञान में जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, तो विज्ञान में हमें अधिकाधिक किसकी आवश्यकता पड़ती है, गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो गणित ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उसका नौकर ही कहलाएगा। तो इसलिए उन्होंने भी परिभाषा बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे ढंग से दिए कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, क्योंकि बिना गणित के विज्ञान का काम नहीं चल सकता। यानी जब तक गणित है तब तक विज्ञान का अस्तित्व है, गणित नहीं होगा तो विज्ञान का अस्तित्व
नहीं होगा, इसीलिए गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। नेक्स्ट आती है अपनी कांट के अनुसार, कांट के अनुसार, कांट के अनुसार एक प्राकृतिक विज्ञान, एक प्राकृतिक विज्ञान, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में, केवल उसी स्थिति में विज्ञान है विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है, इसका स्वरूप गणितीय है। यानी एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। यानी इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि किसी भी विज्ञान के बारे में जब तक हम उसके विज्ञान के बारे में उसका विश्लेषण करेंगे तो उसका विश्लेषण आपका कब जो है आपका विज्ञान कहलाएगा, जब उसका स्वरूप क्या होगा, गणितीय होगा, यानी इसमें गणित का अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा। जब तक उसमें गणित का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वो विज्ञान आपका विज्ञान नहीं कहलाएगा, जब तक कि उसमें गणित का प्रयोग न किया जाए। तो कांट ने भी अपनी परिभाषा सही रूप में दी है कि जब तक किसी विज्ञान के लिए गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग ना किया जाए तब तक वो विज्ञान आपका विज्ञान नहीं कहलाया जा सकता। ये आपकी परिभाषाओं में भी और भी आगे परिभाषा है, उन परिभाषाओं को भी हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।